छत्तीसगढ़ में जब 2023 में चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और वो बदलाव था कि छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार ही बदल गई। और जब सरकार बदली तो उस सरकार को बदले हुए आज 2 साल बीत चुके हैं लगभग। इन 2 सालों में अगर किसी भी सरकार को या किसी भी सिस्टम को बदलना है या उसमें तरक्की करना है, कोई नई चीज़ें लागू होनी है, तो सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ होता है पैसा, मतलब कि वित्त। तो आज हम उसी वित्त विभाग को संभालने वाले मंत्री जी के पास एक बार फिर से पहुँचे हैं और उनसे पूछते हैं कि 2 साल में उन्होंने क्या किया, प्रदेश ने क्या किया, आगे क्या करना चाह रहे हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे क्या वो पूरा कर पा रहे हैं, लोग जिस तरह से उनके बारे में बात कर रहे हैं या सरकार के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं, उस पर उनकी क्या राय है। ऐसे तमाम जो मेरे मन में कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं या उसको लेकर हम बातचीत करने पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, तो ओपी सर आपका स्वागत है। इसके पहले हम बातचीत किए थे आपसे, लगभग उसको बहुत एक लंबा अरसा बीत गया जी, 2 साल हो गया, तो मुझे लगा कि 2 साल बाद फिर पूछना चाहिए आपसे कि सर कहाँ तक पहुँचे और मंशा कहाँ तक पहुँची, उद्देश्य। वित्त विभाग आप देखते हैं तो सवाल तो बहुत सारे हैं पॉलिटिकल, लेकिन आपके लिए कुछ चुनिंदा सवाल मैं लिख कर भी लेकर आया हूँ। जी जी जरूर। सबसे पहले एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि इस बार जो आपने बजट हाथ से लिखा, यहीं से शुरू करते हैं जी। ये हाथ से लिखने का क्या कॉन्सेप्ट था और इससे क्या आप संदेश देना चाह रहे थे, मतलब क्या जनता सोचे इसके पीछे? जी विकास जी, एक्चुअली मतलब मैं अपनी बजट स्पीच खुद ही ड्राफ्ट करता हूँ, खुद ही लिखता हूँ। मतलब जनरली होता है कि प्रिपेयर हो क्या जाता है विभाग से, उसको पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं होता। मतलब जनरली ऐसा होता है, बट मैं खुद लिखता हूँ स्पीच को। जैसे पहली बार पिछले साल, इस साल से पिछले वाले साल में भी बजट जब प्रस्तुत किया तो वो बजट स्पीच मैंने खुद ही लिखा था। तो जनरली उसको मैं लिखता हूँ, और अपनी तो आदत ट्रेडिशनल रही है, तो नेचुरल फ्लो में लिखने का मज़ा तो कागज़ पेन लेके ही आता है। तो वैसे ही लिखता हूँ मैं, फिर उसको टाइप करने के लिए अपनी स्टाफ को, ऑफिस को देते जाता हूँ, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 कर दे। तो मैं जब इस बार लिख रहा था तो मैंने सोचा कि भाई जब मैं खुद लिखता हूँ और कोई दूसरा कितना भी हमारे विभाग का डीप एनालिसिस करने वाला, वित्त विभाग का गहरा जानकारी रखने वाला या जनसंपर्क विभाग का कितना ही बड़ा साहित्यिक बुद्धि का आदमी भी लिखता है, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं जो भाव अपने दिल से व्यक्त करना चाह रहा हूँ वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी रह जाए, तो इसलिए मैं खुद ही लिखता हूँ। तो जब इस बार खुद लिख रहा था तो मैंने सोचा कि भाई जब मैं खुद लिखता हूँ स्पीच, और इसको मैं लिखता हूँ हाथ से, फिर टाइप करवाता हूँ, तो क्यों ना इसको इसी बार इसी में फेयर किया जाए। फाइनली लिखा ही हुआ और उसी को एक फाइनल शेप दिया जाए, उसी का प्रिंट आउट कराया जाए, ताकि जो राज्य के प्रति एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर होने के नाते, राज्य के प्रति, राज्य के 3 करोड़ जनता जनार्दन छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मेरी जो भावना है उसे मैं व्यक्त कर सकूं। तो इसलिए मैंने इस बार उसी को फाइनल करके प्रिंट कराना उचित समझा। बस यही अपनी फीलिंग थी, जस्ट एक्सप्रेस माय फीलिंग, दैट्स इट जी। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था। क्या वित्त और अभी बजट वाला मामला था, तो मैं कुछ और से शुरू करूंगा सोचा था, लेकिन ये मेरे जहन में आ गया तो मैं बोला पूछ भूल जाऊंगा। एक अंजोर करके कुछ नया सिस्टम मैं सुन रहा हूँ कि आप कुछ अंजोर ऐसा चालू कर रहे हैं। हल्का हल्का तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो बस्तर से आ रहे हैं, हल्का ही हल्का सुनते हैं। अरे तो बस्तर के लोग, बस्तर तक आवाज पूरा पहुँचना चाहिए, सरगुजा तक आवाज पूरा पहुँचना चाहिए। ये अंजोर क्या है और इसका टारगेट क्या है, ये भी कुछ 3 स्टेप में है, थोड़ा सा इसको समझाएं विधि। जी एक्चुअली क्या है, अभी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विजन के साथ कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, ये आर्थिक लक्ष्य और उसके साथ साथ अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक और समावेशी विकास के लक्ष्य रखे गए हैं। तो अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने के मिशन के साथ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा छत्तीसगढ़ इस विकास यात्रा में कहीं पीछे ना रह जाए और भारत के विकास के महायज्ञ में अपनी भी एक बड़ी आहुति दे सके, इसके लिए एक स्पष्ट विजन, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट रोड मैप होना बहुत जरूरी है। और हर राज्य की अपनी खूबियां होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ होते हैं, अपने वीकनेसेस होते हैं, अपनी ताकत भी होती है, अपनी कमजोरी भी होती है। तो उसके अनुसार हमारी रणनीति होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। तो बदलते परिवेश में हमारे छत्तीसगढ़ के पास क्या संभावनाएं हैं, क्या कमजोरियां हैं, किन चीज़ों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि क्या हमारे प्लस पॉइंट है, उनको सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक रोड मैप के साथ एक लक्ष्य बनाया गया है
एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसी को छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 नाम दिया गया है। और ये योजना विभाग के माध्यम से हमारे, जो कि विभाग मेरे पास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है और इसका भी बड़ा लॉन्च भी किया गया रायपुर में। और इसमें बहुत सारे बिंदुओं को कि भविष्य में क्या क्या नई ज़रूरतें उत्पन्न हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या संभावना है, उसके अनुसार एक बड़ी रणनीति बनाने का प्रयास किया गया है। इसी से एक चीज़ और आया, आप कई बार बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन ये इकोनॉमी पे काम किया जा रहा है, ये बनाया जाएगा जी। सर, ये बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जो बहुत सारे दर्शक हैं वो बिलियन ट्रिलियन इसको समझते नहीं। इसको थोड़ा सा आप साधारण और सामान्य भाषा में अगर समझा पाएँ कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है जी। और उसमें आम आदमी कहाँ खड़ा है, उसके जेब में क्या जाएगा। जी निश्चित रूप से विकास जी, जब आर्थिक विकास होता है तो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा आदमी, जो तुलनात्मक रूप से गरीब होता है, उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है, उस व्यक्ति तक उस आर्थिक विकास का लाभ कैसे पहुँचे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसको टेक्निकल टर्म में इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास कहते हैं। तो विकास का लाभ समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को तक कैसे पहुँचे, अंत्योदय तक उसका लाभ कैसे हम सुनिश्चित करें, अंत्योदय कैसे हम सुनिश्चित करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आर्थिक विकास हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन आर्थिक विकास अगर ना हो तो गरीबों का कल्याण भी किया जा पाना संभव नहीं होता है। आज का जो मोटा मोटी इकोनॉमिक मॉडल जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो उस मॉडल में इंक्लूसिव ग्रोथ को करना एक चैलेंज है। बट जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, तीव्र आर्थिक विकास से तीव्र रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तब तक वेलफेयर स्कीम, जो गरीब को कल्याण पहुंचाने वाली योजना है, उसे हम नहीं चला सकते हैं। जहां तक लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ गरीबों के कल्याण के लिए भी जरूरी है। उसके बिना तो कुछ भी, ना गरीब का भला होगा ना अमीर का भला होगा, जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बोलते हैं, आज लगभग भारत की इकॉनमी $4 ट्रिलियन की हो गई और आगे भारत में आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है अमंग्स लार्जर इकॉनमीज। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज़ी से, सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। तो ये अभी कंपाउंडिंग बहुत तेज़ी से 10-12% के रेट से कंपाउंडिंग होगी आने वाले समय में, और भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था। लेकिन जब बढ़ता है तो उसका लाभ जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचता है, गरीब तक कैसे पहुंचता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हर गांव तक कैसे पहुंचता है, हर मोहल्ले तक कैसे पहुंचता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि आज से करीब 25 साल 30 साल पहले आप भी अपना बचपन जिए होंगे। मैं भी रायगढ़ जिले के छोटे से गांव बायंग में अपना बचपन जिया। 18 साल की उम्र तक, 12वीं कक्षा तक मैं वहीं रहकर पढ़ा। तो उस समय के गांव को और आज के गांव को मैं तुलना करता हूं। मेरे मन में स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक रूप से तुलना होती है कि उस समय अर्थव्यवस्था हमारी की साइज बहुत कम थी और आज उसमें कई गुना, मल्टीफोल्ड आज ग्रोथ हुआ है। उसके कारण कहीं ना कहीं ज़मीनों का भी रेट बढ़ता है, कहीं ना कहीं फसल का दाम भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसी से सड़कें बनती हैं। तो ओवरऑल सब कुछ जो हम आप परिवर्तन आज देख रहे हैं, उस आर्थिक विकास की यात्रा के कारण परिवर्तन है। और जैसे मैं अपने गांव के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा कि लोगों के पास उस समय 20 एकड़, 25 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ ज़मीनें बहुत लोगों के पास थी, लेकिन उसका वैल्यू इतना कम था क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से 25-30 साल पहले वो फंसी हुई अर्थव्यवस्था थी, बंद इकोनॉमी में, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, इसलिए ज़मीनों के भी कीमत नहीं थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आज मेरे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो ज़मीनों का रेट पर्याप्त बढ़ गया। मेन रोड पे मेरे गांव में अभी एक लड़का अपने मेहनत से डीजे चलाता है और उसने फिर घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदा मेन रोड पे, तो 11 डिसमिल ज़मीन को 11 लाख रुपए में लिया, मतलब 1 करोड़ रुपए एकड़ में गाँव में ज़मीन खरीदा। वो मुझे बता रहा था। तो वही ज़मीन का रेट आज से 25-30 साल पहले जब मैं 12वीं कक्षा पढ़ के निकला था, उस समय बड़ी मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये एकड़ होता था। तो आज 15-20 हज़ार एकड़ से 25-30-50 लाख 1 करोड़ तक का एकड़ का ज़मीन का रेट हो गया। तो इसका प्रभाव सबके लाइफ पर पड़ रहा है। आज जो 5 एकड़ वाला भी किसान है, उसका भी मन होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाऊँ, तो आधा एकड़ बेच लेता है। मैं देखा हूँ कई लोगों को, और बेंगलोर हैदराबाद तक अपने बच्चे को पहुँचा लिया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना लिया, कोई कहीं पहुँचा लिया। किसी को होता है 10 एकड़ वाला किसान है कि मैं भी अपना एक अच्छा घर बनाऊँ, तो 1 एकड़ ज़मीन को बेच दिया, या उस ज़मीन से जो निकलने वाला धान है, धान की कीमत बढ़ती गई हमारे
छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उससे अब अच्छा पैसा आ रहा है, उसके दम पे घर बना लिया। नीच बना तो 1 एकड़ को बेच के बहुत अच्छा घर भी बना लिया और सब कुछ ठीक कर लिया। तो पूरा जिंदगी में बदलाव अर्थव्यवस्था के साइज बढ़ने से होता है, ये बहुत स्पष्ट है। और आज जो 20-30 साल पहले का गांव और आज के गांव में हम परिवर्तन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने से ही संभव हुआ है। नहीं, ये तो लेकिन आप अच्छी बात कहे कि वो खेत बेच ले, लेकिन बहुत सारे लोग भूमिहीन भी लोग हैं। जैसे जो गांव की बात आप कर रहे हैं, और इत्तेफाकन मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ, और ये परिवर्तन मैंने भी अपने गांव में देखा। जब मैं उस गांव में पैदा हुआ तो सारे घर कच्चे थे, छोटे छोटे थे। आज जब मैं उस गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि कच्चे मकान ढूंढना मुश्किल है, बड़े बड़े घर बन गए। लेकिन मेरे गांव में मतलब मेरे घर से ज्यादा बड़ा घर मेरे मोहल्ले में 10-20 लोगों का है। हाँ, हमारे पूरा गांव के लगभग घर पक्के हो गए। लेकिन उनमें से भी मैं ये भी देखता हूँ कि जो बचपन में मैं जिनको देखता था वो गरीब थे, वो आज भी उनके घर उसी हाल में। तो क्योंकि बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं, दूसरों के घर में जाके मजदूर। डेफिनेटली। तो मैं वो जो 5 ट्रिलियन में उन्हीं की जगह ढूंढ रहा हूं। आप बहुत अच्छी बात बोले, और मैंने शुरू में ही कहा कि इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए विकास खोजना आर्थिक परिदृश्य में निश्चित रूप से एक चुनौती होता है आज के इकोनॉमिक मॉडल में। लेकिन उसमें भी हमको थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करके सोचना चाहिए। जहाँ तक उस वर्ग की हम बात करें जिसके पास जमीन तब भी नहीं था और आज भी नहीं है, तो उसके बारे में आपने महसूस किया होगा कि उसका जीवन कैसे होता था। उस समय कोई पीडीएस 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल वाली कोई योजना नहीं थी। उस समय महतारी वंदन जैसी कोई योजना नहीं थी। उस समय मनरेगा जैसी भी योजना नहीं थी। तो उसके कारण क्या होता था रानू जी, मैं आज भी उस परिदृश्य को याद करता हूँ कि बहुत सारे भूमिहीन जो व्यक्ति होते थे वो किसान के खेत में काम करने के लिए आते थे, और किसान के खेत में काम करने के लिए आते थे। 5 दिन 7 दिन काम करते थे, और हर 5-7 दिन में धान को भूति के रूप में, मतलब मेहनताना के रूप में लेते थे। तामी ही होता था ये, और उस तामी में उसको 1.25 तामी 1.5 तामी 1 दिन का धान मिलता था। और उसको 5 दिन काम किया है तो 6-7 तामी जो भी मिलता था वो 6-7 तामी धान दे देते थे। उसको लेके जाता था वो बेचारा, और घर घर में ढेंकी होता था। उस ढेंकी में कूटता था, और उस ढेंकी में कूटने के बाद उसको खाता था। तो खेत में काम करना, उस तामी में भूती लेकर के उसको ढेंकी में कूट करके खाना खाने के लिए उसकी मजबूरी थी। जिंदगी अगर चलाना है, जिंदा रहना है, तो हर दिन उसको काम करना उसकी एक मजबूरी थी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, तभी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया किलो जैसी योजना चल पा रही है। आज 7,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार का केवल पीडीएस के संचालन के लिए व्यय होता है। 7,500 करोड़ रुपया पीडीएस में सारी चीजें, चना, गुड़ और 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल, वही उसी का मेन पैसा होता है। ये सारी चीजों को मिलाकर लगभग 7,500 करोड़ रुपया केवल पीडीएस में खर्च होता है। फिर पीडीएस में ये चीज खर्च होता है। फिर महतारी वंदन योजना में माताओं बहनों को 1,000 रुपया जो जाता है प्रति माह, उसमें साल का लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। या मनरेगा जैसी योजना है, उसमें भारत सरकार का भी बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकार के भी हिस्सेदारी के साथ खर्च होता है। तो आज ये सारी स्कीम तभी चल पा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, और आज उसके कारण इतना तो परिवर्तन हुआ है जो गांव में मैं देख पाता हूं कि पीडीएस के कारण, मनरेगा के कारण, महतारी वंदन के कारण खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, भूखा रहने से बचने के लिए किसी के खेत में जाकर काम करना उसकी मजबूरी नहीं रह गई है। और उस समय तो वो भी रहता था कि साल भर के लिए फिक्स कर दिया जाता था, हाँ चल तेरे को इतना हम देंगे और साल भर तेरे को कमाना पड़ेगा। तो उसको कमियां बोलते थे। कमियां बोलते। और जो साल भर के लिए फिक्स नहीं किए रहते थे उसको मेल्हा बोलते थे। तो कमियां मेल्हा जैसी प्रथाएं थी। आज जो चीज हमको नहीं दिखती है, उसकी भी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है। उसको भी अपना पेट भरने के लिए, अपना तन ढकने के लिए मतलब मजबूरी नहीं है कि जाके कीचड़ में रोपाई करेगा तभी वो पेट भर पाएगा, ये मजबूरी नहीं है। आज बढ़िया मेरे गांव में मैं खेती करता हूँ हार्टिकल्चर का, तो कभी आइए देखिए, मस्त बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के आते हैं। वहाँ हार्टिकल्चर है, वहाँ कीचड़ वीचड़ भी नहीं रहता है। अपने टाइम का भी अपनी मर्जी से आते हैं, बहुत ज़्यादा आज की तारीख में कोई नहीं बोल सकता। और उनकी अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी है। दूर से लेबर लाना रहता है तो ट्रैक्टर को या किसी गाड़ी को भेजते हैं, तब वो बैठ के उसमें आते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आजकल हुई हैं। उनके लिए चाय पानी नाश्ता सबकी व्यवस्था अच्छे से किसान को करना होता है। तो ह्यूमन एंगल से जो कुछ भी संभव हो पाया है, ये भी अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने से ही हो पाया है, मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे साहूकारों के मुंह से ये भी सुना हूँ कि 1 रुपया किलो चावल बिगाड़ दिया है, अब लेबर ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ गैर गरीब सोच है। हाँ, मैं इसको नहीं मानता। नहीं मतलब लोग बोलते हैं निश्चित ऐसा। रूप से आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, और मैंने कई बार इसको बोला है कि ये बहुत ही गैर गरीब सोच है। किसी व्यक्ति को किसी के यहाँ खेत में या किसी भी फैक्ट्री में काम करना उसके पेट भरने के लिए मजबूरी बन जाए, वो किसी भी समाज में क्षम्य स्थिति नहीं हो सकती। आप बस्तर से आते हैं, मैं भी दंतेवाड़ा में 2.5 साल का अपना जीवन पूरे पैशन के साथ जिया हूँ। वहाँ देखा हूँ कि लोग अगर भूखमरी जैसे हालात अगर कहीं पर हों, 10% या 5% जनसंख्या के लिए भी, जो आज से मुझे लगता है 40-50 साल पहले रहा होगा बस्तर में, उस स्थिति से समाज को निकालने के लिए ऐसी योजनाएं जरूरी होती हैं। और उनको भी हमको देखना चाहिए कि ठीक है, कोई आदमी उस योजना का दुरुपयोग कर रहा होगा, लेकिन कई लोग उस योजना के दम पर अपना आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं। और जीवन में जब पेट की चिंता दूर होती है तो बच्चे की शिक्षा के बारे में, घर बनाने के बारे में भी सोचते हैं। हाँ, और उनका जीवन अपलिफ्ट होता है। गरीब आदमी धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास की ओर बढ़ता है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी धीरे धीरे मिडिल क्लास की ओर बढ़ता है। देश और समाज में ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अगर बीते 2 सालों की बात की जाए तो एक चीज और ऐड करना चाहूँगा इसी पे, पीडीएस के जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बस्तर को आपने भी करीब से देखा है। बस्तर में आदिवासी भाइयों के शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई था तो नमक था। हाँ, नमक था। तो चिरौंजी जैसे चीज को भी, बहुमूल्य वनोत्पाद को भी, वो जाके हाट बाजार में जाते थे और 1 किलो 2 किलो नमक के बदले में वो देकर आ जाते थे। उस नमक को फ्री में पीडीएस व्यवस्था में लागू की गई, निःशुल्क नमक की व्यवस्था की गई। ये केवल नमक वितरण की योजना नहीं थी, गरीबों के शोषण को संवेदनशीलता के साथ समझते हुए उस शोषण की व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा प्रतीक भी था। पीडीएस से ये भी याद आ गया मेरे को कि बीते दिन मैं जब गुंडे कोट गया था तो मैं देखा कि कैसे उसी चावल को लेने के लिए 4 दिन पैदल चल रहे हैं। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा हाथ माओवाद का भी है कि उस इलाके में सड़क नहीं है। तो जी, धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है। तो निश्चित रूप से अंदर भी दुकानें भी खुलेंगे, अंदर भी सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना हम लोग लेकर आए हैं ताकि उनको भी मोबाइल की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री परिवहन योजना भी लेकर आए हैं। तो अभी देखे होंगे आप, पिछले बजट में हमने लाया था उस योजना को। अभी बसें चलने का काम चालू हुआ है अंदर के गांव में। तो निश्चित रूप से लाल आतंक जब कम होगा, समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से गांव वालों को ज़्यादा सुविधाएं सरकार पहुंचा पाने में सफल होगी। 2 साल में अगर सर देखा जाए कि तो आप, अगर आपकी नज़र से, तो आप क्या मानते हैं 2 साल में, अगर मैं बोलूं कि जो प्रमुख काम आप लोगों ने किए, कि आप इसको उपलब्धि के तौर पे बता पाएँ कि ये 2 साल में हमारी ये उपलब्धि है? जी, पहला चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा रानू भाई कि लाल आतंक से, माओवाद से छत्तीसगढ़ दशकों से समस्याग्रस्त रहा। अनेक तरह की समस्याएं रहीं। आदरणीय अमित शाह जी ने एक सीधा डेडलाइन दे करके, उनके लीडरशिप में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, हमारी सरकार ने बस्तर को इस माओवाद की जो बड़ी दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकालने में बड़ी सफलता अर्जित की है। और मैं मानता हूं कि यहाँ से माओवाद का समाप्त होना एक विषय है। माओवाद के समाप्ति के बाद या सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद क्या, वो एक बड़ा सवाल है। और मैं मानता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बस्तर के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी। इसे मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। एक तरफ बस्तर की हमारे पास उपलब्धि है, दूसरा मैं बड़ी उपलब्धि SCR को मानता हूँ, स्टेट कैपिटल रीजन। अच्छा, ये हमने पिछले मानसून सत्र में इसका एक्ट लेकर के आए हैं हम, और स्टेट कैपिटल रीजन हम बनाने जा रहे हैं। रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, कुम्हारी, ये सबको जोड़ते हुए, राजनांदगांव के हिस्सों को जोड़ते हुए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर रहे हैं हम। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े ग्रोथ इंजन की जरूरत होती है। बिना हैदराबाद के हम तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। बिना बेंगलोर के हम कर्नाटका की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। अगर माइनस कर दें बेंगलोर को कर्नाटक से, या हैदराबाद को माइनस कर दें तेलंगाना से, तो वहाँ का पूरा राज्य बैठ जाएगा। जो आज का आर्थिक मॉडल है, मैं उस आर्थिक मॉडल की कई आलोचना परिलोचना हो सकती है, लेकिन जो आज जो एग्जिस्टिंग आर्थिक मॉडल है, और कमोबेश दुनिया में यही मॉडल चल रहा है, तो इसमें
इसमें जो ये जो मॉडल है, इसमें एक ग्रोथ हब, एक ग्रोथ इंजन जरूरी है किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो ग्रोथ इंजन के रूप में इसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसके बहुत दूरगामी प्रभाव आने वाले वर्षों में, दशकों में दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में। और यहाँ से जो इस ग्रोथ इंजन से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हम बस्तर, सरगुजा और मैदानी छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों का भी हम तीव्रता के साथ विकास कर पाएंगे। ये दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा। तीसरा बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में जो स्ट्रक्चरल करप्शन था, कि जैसे मान लीजिए कि कोयला पे 25 रुपये प्रति टन लिया जा रहा था, ऑनलाइन सिस्टम को बदल करके ऑफलाइन कर दिया गया था वसूली करने के लिए। हमारी सरकार आते ही इस तरह के स्ट्रक्चरल करप्शन तो पूरी तरह से समाप्त हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। चौथी चीज मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नेंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जनता की सुविधा के लिए पारदर्शिता लाते हुए, ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके, जनता को ईज ऑफ लिविंग उपलब्ध हो सके, उसका जीवन आसान हो सके, इसके लिए बहुत सारे गवर्नेंस की स्टेप लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पंजीयन विभाग का जिक्र करना चाहूँगा कि पंजीयन की पूरी प्रक्रिया को हमने रिवैम्प किया है और उससे जनता को आज बहुत अधिक सुविधा मिल रही है। और आने वाले 1 साल के अंदर और इस पूरे प्रोसेस में आप कंप्लीट 360 डिग्री चेंज देखेंगे, ये एक चीज़ बोलूँगा। इसका हमने वित्त विभाग की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा कि कई अत्यंत महत्वपूर्ण काम किए हैं जो सामान्यतः जन सामान्य के बीच में वो चर्चा का विषय नहीं बनता और बड़े ग्लैमर वाले सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के भविष्य के लिए, 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के भविष्य के लिए वो अत्यंत आवश्यक हैं। उस संदर्भ में मैं 3 बिंदुओं का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। पहला चीज, पेंशन की राशि। जब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए थे तो उस समय जो कॉमन कर्मचारी थे, उनके जो पेंशन का वित्तीय भार था वो 74-26 के रेशियो में विभाजित था। अच्छा। 74% मध्य प्रदेश को उनके पेंशन की राशि देनी थी और 26% छत्तीसगढ़ को देनी थी। आज तक 25 साल हो गए, इन 23-24 सालों तक किसी ने इस चीज को ढंग से नहीं देख पाए, क्योंकि किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, बट किसी ने ढंग से इस चीज को नहीं देख पाया कि उसका सिस्टम कितना डिजिटाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमने उस पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया और हमने जब पूरा सिस्टम को महीनों तक मेहनत किया, हमारे वित्त विभाग के अधिकारियों ने महीनों तक मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, 40-50 की टीम ने मुकेश जी के और रितेश जी के लीडरशिप में, प्रशासनिक नेतृत्व में पूरा ये काम किया और अंत में ये पता चला कि हम मध्य प्रदेश को हर साल 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे रहे थे। अतिरिक्त दे रहे थे, जितना हमको देना था उससे 2000 करोड़ रुपए हम अतिरिक्त दे रहे थे। और इतने बड़े चीज को हमारे विभाग के लोगों ने निकाला। तो हम तो पुराना वाला मध्य प्रदेश से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वापस करो पैसा को, और कम से कम हर साल का 2000 करोड़ तो सीधा बचत हुआ। दूसरा चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, पेंशन फंड के हमने पिछले मानसून सत्र में एक्ट लाया और पिछले बजट में मैंने घोषित किया था, पिछले बजट भाषण में, पेंशन एक्ट के बारे में। तो पेंशन एक्ट में क्या है कि पिछली सरकार, उनके अपने गिद्ध दृष्टि थी, वो अलग उनका एजेंडा था कि कर्मचारियों के हिस्से उनको कोई लेना देना नहीं था। एनपीएस के जगह में वो ओपीएस आया है, हम भी ओपीएस को बरकरार रख रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाले वर्षों में चूंकि जनता की जीवन की आयु बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो इसलिए पेंशन भार बहुत तेजी से आने वाले समय में राज्य के लिए बढ़ेगा। तो पेंशन भार तेजी से बढ़ेगा तो उस समय एकाएक राज्य उस स्थिति को कैसे सामना करेगा वित्तीय रूप से, पूरी वित्तीय व्यवस्था चरमरा ना जाए, इसके लिए हमने पिछले मानसून सत्र में पेंशन का एक्ट लाया है। और पेंशन एक्ट बनाकर हर साल एक बड़ा पैसा हम उसमें जमा करते जा रहे हैं। अच्छा। और जिस वर्ष भी पेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 10% से सीधा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस वर्ष उस पैसे को, जो पेंशन फंड में हम पैसा हर साल जमा कर रहे हैं, राज्य की सरकार उसका उपयोग कर सकेगी। ऐसा एक्ट बना दिया है ताकि राज्य का भविष्य और राज्य की दूरगामी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इसलिए हमने एक विजन के साथ एक दूरगामी कदम लिया है और ये राज्य के भविष्य को हम सोच रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल जी ने कहा है, ठीक है, सरकारें तो अब आदरणीय मोदी जी के समय में बनी ही रह रही है बीजेपी की, लेकिन कोई भी सरकार रहे, मेरा मानना है कि राज्य की वित्तीय स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये बड़ा रिफॉर्म किया है। इसी तरह से ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का भी एक्ट हम लोग पिछले बजट सत्र में लाए, बजट भाषण में जो मैंने कहा था उसके अनुरूप। और इसमें क्या है, माइनिंग पे हमारी बहुत सारी रेवेन्यू
छत्तीसगढ़ की डिपेंडेंट रहती है। तो माइनिंग जो वस्तु है उसका रेट कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कोयला निकल रहा है मान लीजिए कोरबा से या रायगढ़ से, तो उसका रेट कम ज़्यादा होता रहता है। वो इंटरनेशनल कारणों से, नेशनल कारणों से प्रभावित होता है। तो कई बार क्या होता है कि माइनिंग प्रोडक्ट्स के रेट एकदम तेजी से कम हो जाते हैं। तो माइनिंग रेवेन्यू में उस साल राज्य का आय एकदम से कम हो जाएगा। उससे राज्य का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय अर्थात सड़क, कॉलेज, स्कूल बनाने के जो व्यय हैं, उस पर कमी ना हो, उस पर प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। और हर साल माइनिंग रेवेन्यू का एक हिस्सा उसमें हम जमा करते जाएंगे। और जिस साल माइनिंग रेवेन्यू 10% से कम अचानक किसी साल ड्रॉप हो जाए, तो राज्य के पूंजीगत व्यय के लिए अर्थात ऐसे राजस्व व्यय के लिए नहीं, पेंशन सैलरी वगैरह के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। उस पैसे का उपयोग सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज जैसे विषय बनाने हैं, तो उसके लिए उपयोग किए जा सकेंगे। तो ये 3 बिंदुओं को, पेंशन फंड का, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का और पेंशन की राशि 2000 करोड़ रुपये जो बचा है, इसका भी मैं जिक्र विशेष रूप से करना चाहूँगा। और एक आखिरी बिंदु, हमारे 2 साल के उपलब्धियों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो युवाओं की दृष्टि से, उनके स्किल की दृष्टि से, उनके दूरगामी भविष्य की दृष्टि से कुछ बड़े स्टेप सरकार ने लिए, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज के ज़माने में गिनती की पढ़ाई का औचित्य नहीं है। ऐसे कोर्स जो हमको स्किल सिखाए, उसका ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमने बहुत फोकस करते हुए इस साल लास्ट बजट में फिजियोथेरेपी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज पे बहुत जोर दिया, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोलने पे बहुत जोर दिया। इस हिसाब से आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में, इस साल से पहले साल तक के 24 साल के इतिहास में कुल 8 नर्सिंग कॉलेज हम सरकारी तौर पे खुले थे। हमने एक ही बजट में पिछले साल 12 नए नर्सिंग कॉलेज लाए, 8 की संख्या को सीधा बढ़ाकर 20 करने का काम किया है। एक ही फिजियोथेरेपी सरकारी कॉलेज था, उसको हमने इस बार बढ़ा करके 7 करने का काम किया, 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज करने का काम किया। ये ऐसे कोर्स हैं जिसका स्किल अच्छे से अगर युवा प्राप्त कर लेगा, तो उसको कभी भूखे नहीं मरना पड़ेगा। वो अपने आत्मसम्मान की जिंदगी, अपने पैरों पर खड़ा रहकर अपने माता पिता का जीवन अच्छे तरीके से संचालित कर सकेगा। इसके अलावा नवा रायपुर में पिछले 1.5 साल के प्रयासों से हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लाने में भी सफल हुए हैं। नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT लाने में भी हम सफल हुए हैं। NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लाने में भी हम सफल हुए हैं। पहले से ही हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य जब बना था तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, लेकिन हमारी सरकार के पहले, पिछली सरकार जो डॉक्टर रमन सिंह जी की भाजपा वाली सरकार थी, उस समय में यहाँ पे IIT भी आया, यहाँ पर IIIT भी आया, यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी आया, यहाँ पर IIM भी आया, यहाँ पर एम्स भी आया, यहाँ पर NIT भी आया, यहाँ पर CPET भी आया। बट इन 1.5 सालों में हम निफ्ट, NFSU और नीलेट को भी लाने में सफल हुए। हालांकि रमन सिंह जी की जो कार्यकाल था, जो भी काम था, तो वो तो दिखता है उनको लंबा समय भी मिला काम करने के लिए। जी। अभी के लोग लेकिन बोलते हैं कि अभी की सरकार में क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तो मैं इतना सारा चीज आपको 5 मिनट में इसीलिए मैं पूछा आपसे, बहुत सारे जी। तो और आप सोचिए कि इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो इसके अलावा जो मोदी की गारंटी के तहत जो महतारी वंदन योजना को संचालित करना, और प्रत्येक वर्ष हम 8,000 करोड़ रुपए उसमें जनता को के बीच उसे उपलब्ध कराने में सफल हो रहे हैं। हम 18 लाख आवास जो कांग्रेस के समय में रुका हुआ था गरीबों का, उसके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत की आवश्यकता होगी। उसमें 40% राज्य को, अर्थात लगभग 10,000 करोड़ रुपया उसमें देना होगा। 15 कुंटल की जगह में 21 कुंटल धान की खरीदी कर रहे हैं, 3100 रुपये की धान की खरीदी कर रहे हैं। इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपया साल का व्यय होता है। 2 साल का बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपया हमारी सरकार देने में सफल रही है। तेंदुपत्ता का 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की जगह में 5,500 रुपये देने में हमारी सरकार सफल रही है। तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का प्रत्येक वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार भी आया जनता के बीच में योजना लाने के लिए। उसको भी हम पूरी तरह से निभाते हुए इस तरह के रिफॉर्म वाले कामों को कर पाने में सफल हो रहे हैं। ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो गहराई के साथ अध्ययन करेगा उसको समझ में आएगा। उसको हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े अच्छे तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी जो विषय हैं उनको भी पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जरूर पूरा करेंगे। सर, ये जो आप बताएं कि ये एक्स्ट्रा जो हो रहा है, ये महतारी बंधन का हो गया, धान का पैसा हो गया, ये चीजें ऐसी हैं जो भूपेश बघेल जी की सरकार के समय नहीं थी। उन्होंने 18 लाख आवास की योजना बंद कर दी थी। महतारी वंदन योजना हम नया लेकर आए। वो 15 कुंटल धान खरीदी करते थे, हम 21 कुंटल कर रहे हैं।
वो 2600 रुपये में धान खरीद रहे थे, हम 3100 रुपये में खरीद रहे हैं। तो अतिरिक्त भार जो बढ़ा है वही 30,000 करोड़ रुपए के लगभग का है। तो ये जो पैसा अतिरिक्त आपका आ रहा है, तो क्या हम भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं क्या जो रोक के रखें? जैसे एक चीज़ मैं सुन रहा था कि महतारी बंधन का पैसा तो महिला बाल विकास के ही मार्फत जाता होगा। हाँ, विभागों के माध्यम से जाता है। लेकिन उसी महिला बाल विकास का एक जो गर्म भोजन, और क्योंकि कुपोषण एक बड़ी समस्या नहीं, निश्चित रूप से सारी योजनाएं नहीं, कोई कम नहीं किया गया है। कोई इक्का दुक्का कोई योजनाओं का रेशनलाइजेशन हुआ होगा, कई जगह डुप्लीकेसी होती है तो, और कहीं कोई एक आध चीज जो कम, मतलब कहीं पे रेशनलाइजेशन के लिए 50-100 करोड़ का कोई विषय हुआ होगा, लेकिन 50-100 करोड़ का कोई विषय हुआ होगा, 8,000 करोड़ रुपए का हम अतिरिक्त दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम जब पिछली बार बात किए थे तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि युवा बहुत नाराज हैं आपसे। जी जी। तो उनकी नाराजगी कुछ कम हुई, आपको क्या लगता है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा हमारे युवा भाई बहनों को कि सबसे पहली बात तो ये निश्चिंत रहें कि कांग्रेस ने अपने 5 सालों में जितनी भर्तियां की, सरकारी नौकरियों की भर्तियों की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियों की भर्तियों की बात, तो कांग्रेस ने जितनी भर्तियां अपने 5 साल में की हैं उससे ज़्यादा भर्ती आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी जो हमारी सरकार चल रही उसमें किया जाएगा। कुल मिलाकर 5 साल का गणना करेंगे तो उनसे अच्छा खासा ज़्यादा संख्या में भर्ती करने का काम हमारी सरकार जरूर पूरा करेगी। इसमें जैसे 700 का उच्च शिक्षा विभाग ने भी प्रोफेसर लोगों का प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। उनको द्रुत गति से करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए। सरकार में वो वित्तीय रूप से या किसी रूप से दिक्कत नहीं है, वो हम आगे बढ़ा चुके हैं। अब भर्ती एजेंसियां कितनी तेजी से करती हैं उन पर डिपेंड करेगा, और मुख्यमंत्री जी लगातार उसको भी वॉच कर रहे हैं कि तेजी से भर्तियां हों और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हों। इसके अलावा पहले चरण के शिक्षकों की भर्ती की भी अनुमति वित्त से दी जा चुकी है। भर्ती एजेंसियां तेजी से उसको भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिनमें वर्षों से भर्तियां नहीं हुई, 20 साल से भर्तियां नहीं हुई थी, उनमें भी भर्ती करने के काम प्रारंभ किए गए हैं। जैसे PWD में इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है, WRD में नए इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है, PHE में इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानर्स की, आर्किटेक्ट्स की भर्ती की जा रही है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती की जा रही है, GST डिपार्टमेंट में भर्ती की जा रही है। ऐसे 20 विभाग हैं जहां पर तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया गया है। जैसे पंजीयन का विभाग, रायपुर में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पंजीयन के मार्फत सरकार के खजाने में आता है। तो उसमें केवल 4 टेबल हुआ करते थे, उसको हमने बढ़ाकर सीधा 16 करने का काम किया है। अच्छा, 16 टेबल बनाने का काम किया है, ताकि वहाँ पे पारदर्शिता भी रहे, लोगों को सुविधा भी हो, और कोई बदमाशी करे तो तुरंत सस्पेंड कर दें। इतना वर्क का लोड रहता है, 4 आदमी उसमें 2 सस्पेंड कर देंगे तो वहाँ पे जनता और परेशान हो जाएगी। तो इसलिए हमने 16 टेबल करने का, इस तरह के भी सेटअप रिवीजन जिसको बोलते हैं टेक्निकली, सेटअप रिवीजन भी हम बहुत सारे विभागों में करा रहे हैं। उसके कारण भी नए नए पद बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। इंजीनियर्स को आप देखिए, इंजीनियर्स की जितनी भर्ती वर्षों में नहीं होती थी, वो सारी भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे अलग अलग चीज़ों में की जा रही है। और जहाँ तक पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती में भी बहुत सारा किया गया है। SI भर्ती को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, इन सब के अलावा भी अलग अलग विभागों में भर्तियाँ की जा रही हैं। और इस सरकार में के 5 साल में पिछली सरकार के 5 साल की तुलना में अच्छी खासी संख्या में ज्यादा भर्तियां होंगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। होंगी, अभी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, अभी अच्छा, भी निश्चित रूप ये से क्योंकि मैं वो पूछने वाला था कि नियमितीकरण शिक्षक भर्ती जैसे तमाम भर्तियों में सब बोल रहे हैं ऐसा जी कि आपका विभाग अनुमति नहीं देता इसलिए रोक लगा। नहीं, देखिए, वित्त विभाग अलग से कोई अनुमति देता है नहीं देता, ऐसा कोई विषय नहीं रहता है। सरकार एक इंटीग्रेटेड डिसीजन लेती है। इस तरह के जो विषय होते हैं वो कैबिनेट में चर्चा किए जाते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चर्चा होती है, सारे मंत्रीगण होते हैं, और उसके बाद राज्य की स्थिति परिस्थिति का आकलन करके जो भी निर्णय लेना होता है ओवरऑल एक सामूहिक निर्णय होता है। कोई विभागीय निर्णय इस सब विषयों में नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वहाँ पे कैबिनेट एक साथ डिसाइड करता है। अच्छा। और इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी भी है, और 5 साल के अंदर पूरा आप गणना कर लेंगे, उनके 5 साल की तुलना में ज़्यादा भर्ती होगी। और वहाँ कैसे सोनवानी राज चलता था, उससे भी छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को मुक्ति मिली है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि नई जो औद्योगिक नीति आई है वो बहुत ही रोजगार परक औद्योगिक नीति है। पहले जो इंसेंटिव दिए जाते थे, नया कोई यूनिट ला रहा है, नया कोई इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो उसके कारण जो रोजगार पैदा हो, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य रह गया। हमारी सरकार की जो नई औद्योगिक नीति आई उसके तहत, इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा
कि पहले जो इंसेंटिव दिए जाते थे उद्योग लगाने पे, उसमें रहता था कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी छूट मिलेगी, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी छूट मिलेगी, ऐसा नियम होता था पहले। इस नई औद्योगिक नीति में स्पष्ट हो गया है कि 1000 हमारे युवाओं को, छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को अगर रोजगार देंगे तो इतना ये छूट मिलेगा। अच्छा। 2000 छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो ये छूट मिलेगा। तो ये जो पूरा इंसेंटिव औद्योगिक नीति में होता था वो अब पहले निवेश आधारित होता था, अब वो रोजगार सृजन के आधार पर दिया जा रहा है। इससे भी नई औद्योगिक नीति से भी आने वाले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख निजी क्षेत्र में भी रोजगार पैदा होंगे। वो भी हमारे युवा भाई बहन उतने ही, उनकी चिंता करना भी सरकार के लिए उतना ही जरूरी है जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाए हैं और एक उद्योग के माध्यम से या लेबर इंटेंसिव वर्क से या सर्विस सेक्टर के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भी एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा मैंने जो जिक्र किया युवा भाई बहनों के लिए नर्सिंग कॉलेजेस, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस, निफ्ट, नीलेट, NFSU, ये सब भी युगांतकारी निर्णय लिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा था मैं कि कई लोग बोल रहे थे, मैं बोला कि OP सर का इंटरव्यू करना है तो बोले कि ये जरूर पूछ लेना कि GST आप ही लोग बढ़ाए भी, आप ही लोग कम भी किए और आप ही लोग प्रचारित भी कर रहे हो कि देखो हमने GST कम कर दिया, अब आप लोग को लाभ हो। देखिए रानू भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश में नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2017 में GST की व्यवस्था लेकर आए। राहुल गांधी जी एक टर्म यूज करते थे, सामान्यतः हमारे भाजपा में उस टर्म को यूज नहीं किया जाता, मैं यूज करना चाहता हूँ। वो बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स GST के लिए। राहुल गांधी बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स अगर कोई था तो कांग्रेस के रिजीम में जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था चल रही थी वो गब्बर सिंह टैक्स था। 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के उपकर वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगाए जाते थे कांग्रेस के जमाने में, GST के पहले की व्यवस्था में, और जनता को कर के ऊपर कर लाद करके कई गुना कर वसूल करके उसको प्रताड़ित किया जाता था। और अप्रत्यक्ष कर केवल अमीर नहीं देता है, इनकम टैक्स या प्रत्यक्ष कर तो अमीर व्यक्ति ही देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर तो एक मजदूर भी देता है। अगर वो साबुन खरीद रहा है, एक तेल का पुड़िया खरीद रहा है, तो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो उस पर 17 प्रकार के टैक्स थे कांग्रेस के जमाने में और 13 प्रकार के सेस थे, और कर के ऊपर भी कर की व्यवस्था थी जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस तरह से जनता को मारने का काम पहले किया जाता था। GST की जो व्यवस्था आई उससे कर के ऊपर कर को समाप्त किया गया इनपुट क्रेडिट के माध्यम से, ताकि अर्थव्यवस्था में कैस्केडिंग इफेक्ट को कम किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो ये एक बड़ा काम GST रिफॉर्म्स के माध्यम से किया गया। GST की व्यवस्था जब लागू हुई तो टैक्स के रेट अपने आप कम हुए, क्योंकि उसके पहले राज्य अपने तरीके से टैक्स लगाते थे, केंद्र अपने तरीके से टैक्स लगाती थी। 17 प्रकार के टैक्स थे, 13 प्रकार के उपकर थे। तो उन सब से जब निजात मिली तो कर का दर तो उसी समय कम हो गया, पहला। दूसरा, 2017 में GST लागू हुआ और 2017 से 2025 तक 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर के बेस को बढ़ाने का काम किया। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर तेजी से प्रगति करनी है, अगर अर्थव्यवस्था को हमको सुदृढ़ करना है, तो कर का आधार बड़ा होना चाहिए, टैक्स का बेस बड़ा होना चाहिए और कर की दर कम होनी चाहिए, टैक्स का रेट कम होना चाहिए। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को हमको अगर डेवलप्ड बनाना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टैक्स बेस बढ़े और टैक्स की रेट कम हो। इससे जनता पर भार कम होता है, गरीब पर भार कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म्स के कारण। उसके कारण डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भारत का बहुत तेजी से बढ़ा। वो 10 लाख करोड़ के लगभग था 2017 में, वो 22 लाख करोड़ के लगभग हो गया अभी। तो जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ा तो नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने का विशेष रूप से निर्णय लिया। उसमें भी उन्होंने बड़ी छूट दी, 12 लाख तक की सीमा तक इनकम टैक्स में। लेकिन जब टैक्स का आधार बढ़ा है तो 1947 से 2017 तक के 70 सालों में देश में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स के 66 लाख रजिस्ट्रेशन थे। 70 सालों में 66 लाख रजिस्ट्रेशन थे। ऑन एन एवरेज एक साल में आज़ादी के बाद हम 1 लाख भी टैक्स पेयर या टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं जोड़ पाए। और 2017 में जब से GST लागू हुई है, 2017 से 2025 तक के 8 सालों में 85 लाख नए टैक्स रजिस्ट्रेशन हुए। तो जो ये टैक्स का आधार बढ़ा, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी 8 साल बाद उस स्थिति में आए कि टैक्स की दरों को कम कर दें
और इनकम डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी देश में बढ़ गया, तो जो अमीरों से वसूला जाता है तो उसके आधार पर भी वो हिम्मत कर पाए कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए। और आज यही कारण है कि जनता के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा सका है कि उसमें साबुन तेल जैसी चीज़ों में भी रेट कम हुआ है, कि मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की वस्तुएं की एसी है, फ्लैट टीवी है, उनमें भी कम हुआ है, किसानों के से संबंधित ट्रैक्टर वगैरह सब में कम हुआ है, बाइक में कम हुआ। इस तरह की चीज़ों में बड़ा निर्णय हो पाया और जनता को इससे बड़ी राहत मिली। व्यापारी लेकिन कभी नहीं सुना, व्यापारी लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये जीएसटी आ गया तो बड़ा तकलीफ है इससे, कभी भी। देखिए जीएसटी मतलब जो व्यक्ति पहले टैक्स का जमा ही नहीं करता था जी, उसको लग सकता है कि अब तो मुझे टैक्स के दायरे में मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो टैक्स जमा करता है वो व्यक्ति जानता है कि जीएसटी की व्यवस्था आने से कितनी सुविधाजनक हुई। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, इनपुट लेना डिजिटल सिस्टम से कितना आसान है, रजिस्ट्रेशन कराना कितना आसान है। ये केवल टैक्स के रेट का मामला नहीं है, टैक्स रिफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, इनपुट क्रेडिट लेना, इन सब का भी मामला है और ये एक रोबस्ट सिस्टम देश में लागू हुआ है। रजिस्ट्री पे आपने बताया कि पारदर्शिता के लिए आपने ऑनलाइन करवाया लगभग सारी चीज़ें जी, लेकिन उसमें दुर्ग में हमारे मित्र हैं नीलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने खबर उठाई थी कि कैसे वहाँ लगभग 700 एकड़ सरकारी ज़मीन एक पटवारी का जो है आईडी हैक करके उसको निजी नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया गया, उस पर लगभग 46 लाख रुपए लोन भी ले लिए एसबीआई से। इससे बचने के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या, या इस तरह के फ्रॉड, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड तो सबसे ज़्यादा। हाँ देखो रानू भाई, कोई भी नई सिस्टम आती है, नई व्यवस्था आती है तो उसके प्रति हमको बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। बट जो पहले मैनुअल सिस्टम जब था तो जमीन का किस तरह से भर्राशाही होता था। बस्तर में तो जगदलपुर में ही मैं सुनता हूँ कि किसी का जमीन कहीं कुछ मिलता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। बस्तर में एक भी हो कि रायपुर में हो, सब जगह वो दिखता है। तो जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो व्यवस्था सुधरती ही है। टेक्नोलॉजी के आने के कारण कोई नई समस्या पैदा नहीं होती है। ठीक है, कुछ 19-20 कोई नई सिस्टम में आता है तो होते हैं, उसके लिए नाक कान हम पूरी तरह से खुले रखे हुए हैं, लेकिन उससे जनता को अत्यधिक सुविधाएं हो रही हैं, जनता को उससे लाभ हो रहा है और पूरा सिस्टम में लोग मेरे को जसपुर से एक दिन फ़ोन आया, हमारे एक वरिष्ठ हैं बापट जी, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मतलब आपने जो रजिस्ट्री की व्यवस्था आपकी सरकार ने जो नई बनाई है उससे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने आश्रम के लिए रजिस्ट्री कराने गया था। ऐसा करके उन्होंने अब ऐसे ही रैंडम मुझे फ़ोन किया। ऐसे अभी आप नवा रायपुर, कल तो आप हैं ही, नवा रायपुर में जो मॉडल रजिस्ट्री केंद्र खुला है उसको देखते हुए जरूर जाइए। बट नया जब डिजिटाइज सिस्टम आता है थोड़ा सा लोगों को कुछ दिन अनकंफर्ट सा कई लोगों को लगता है और कई लोग उसका मिसयूज करने का भी प्रयास करते हैं, तो उस पर भी नाक कान खुले रखते हुए अगर कुछ 19-20 हो रहा हो उसको भी ठीक करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। सर बस्तर से हैं तो अभी आप 26 के बाद बहुत नाजुक समय है बस्तर के लिए, क्योंकि 26 का जो दावा है आपकी सरकार का कि माओवाद समाप्त हो जाएगा, क्या इस पर रिसर्च हो रहा है कि माओवाद आया क्यों था दंडकारण्य में, कहीं वो स्थिति पुनः तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि ज़मीन से जुड़ा एक मामला भी बीजापुर विधायक ने भी उठाया कि इंद्रावती नदी के उस पार, जहाँ मैं उन माओवादियों के पास गया था मिलने के लिए, जहाँ वो माओवादी बैठे थे वापस आने के लिए जी, वहाँ की 120 एकड़ ज़मीन रायपुर के एक उद्योगपति ने अपने नाम करवा लिया। नहीं देखिए, कोई भी इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की किसी प्रकार की चीज़ को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार कदापि सहन नहीं करेगी। और बस्तर की जो वादियां हैं वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, वहाँ पर जो मांदर की थाप है वो भी गूंजे। और आप जो विजन डॉक्यूमेंट का जो पेपर हमने पब्लिश किया उसको आप जरा देखिएगा, उसमें एक तरफ हमारा हमने एक फोटो लगाया जिसमें बस्तरिया भाई हमारा सींग लगा के नाच रहा है और दूसरी तरफ एक बस्तर की आदिवासी बहन डॉक्टर बनकर व्हाइट वाला कपड़ा पहन के रेडी है। तो हमारी सोच यही है। इसी सोच के तहत आज से 12-13 साल पहले मैं जब दंतेवाड़ा कलेक्टर रहा करता था उस समय हम लोगों ने एजुकेशन सिटी बनाई। उसमें आप जाकर देख सकते हैं हमारे 90-95% भाई बहन स्थानीय बस्तर के आदिवासी भाई बहन पढ़ाई करते हैं। जो पोटा केबिन स्कूलों की व्यवस्था हुई उसमें सब आदिवासी भाई बहन 95%-98% आदिवासी भाई बहन उसमें रहकर पढ़ाई करते हैं। चाहे नन्हे परिंदे हो, चाहे छू लो आसमान हो, सबके माध्यम से
बस्तर के युवा भाई बहनों की जिंदगी को तराशने का काम किया गया है। आगे भी हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासी भाइयों के, स्थानीय भाई बहनों के हितों का ध्यान में रखते हुए काम करेगी। आप अभी तक इतने देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं जो सारी खूबियाँ, उसके बावजूद भी जी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जहाँ भी जब बातचीत होती है राजनीति की तो बोलते हैं कि सरकार की स्थिति ऐसी है कि आज चुनाव हो जाए तो मुश्किल है कि वापस लौट के आना। इस पे आप क्या कहेंगे? कदापि मैं इस बात को पूर्णतः रिजेक्ट करता हूँ। जब लोकल इलेक्शन हुआ, जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा और केंद्र की नीतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, लेकिन उसके बाद स्थानीय चुनाव हुए, पंचायत के भी चुनाव हुए और नगरीय निकायों के भी चुनाव हुए। उस पर भी आप देख लीजिए कि ऐतिहासिक बहुमत स्थानीय चुनाव में भी, आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी स्थानीय चुनाव में ऐसा रिजल्ट नहीं आया था। वैसा जनादेश, जनता का वैसा आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के, हमारी सरकार के रहते हुए स्थानीय चुनाव में मिला। आज जनता को डिलीवर हो रही हैं चीज़ें, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे 3100 की बात हो, चाहे 15 कुंटल की जगह 21 कुंटल की बात हो, चाहे 18 लाख गरीबों को आवास पहुंचाने की बात हो। ये कोई तथ्य के केवल आंकड़े मात्र नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले काम हैं। तो उसका परिणाम निश्चित रूप से जनता को उसका सुखद परिणाम मिल रहा है और जनता भी उसी के अनुसार मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार को आशीर्वाद प्रदान करेगी। आज चुनाव करा लीजिए, आज और बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक चीज़ पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी ये खबर भी हमारे साथी जो है नीलेश त्रिपाठी जी ने किया था, ये इस पे बातचीत नहीं हुई। दत्तक पुत्र वाले मामले में आपने बड़ा सामाजिक अच्छा रजिस्ट्री में जो जी क्या था, इसको थोड़ा सा आप विधिवत बताएं। जी रानू भाई 1908 में रजिस्ट्रेशन का लैंड रजिस्ट्रेशन का एक्ट बना था। उसमें करीब 93 सेक्शंस हैं। उसका हमने पूरे सारे सेक्शंस का अध्ययन किया और जनता के हित में आज प्रगतिशील राज्य के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए किन प्रावधानों में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उसके अनुसार 93 में से लगभग 34 सेक्शंस को हमने अमेंडमेंट लाकर बदलने का काम किया। विधानसभा में एक्ट ला करके पूरा बदल डाले उसको। अच्छा। तो उसमें एक जो बड़ा विषय था, आप जो विषय बता रहे हैं, उसमें था कि दत्तक पुत्र लिखा हुआ था। जैसे कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्टर करा के अपनी प्रॉपर्टी को उसको दे सकता है जिसको गोद लिया है। तो उसमें दत्तक पुत्र लिखा हुआ है, एडॉप्टेड सन लिखा हुआ है, एडॉप्टेड डॉटर नहीं लिखा हुआ है। दत्तक पुत्री का उसमें जिक्र ही नहीं है, ऑप्शन भी नहीं। तो देयर इज नो प्रोविजन कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुत्री को, बेटी को अगर गोद लेता है तो उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेगा। तो 1908 की हो सकता है कि उस समय की मानसिकता रही होगी कि केवल बेटा को ही कोई गोद लेगा, बेटी को तो गोद लेगा ही नहीं, ऐसा सोचे होंगे उस समय के लोग। हाँ, शायद सामाजिक ये बड़ी दकियानुसी और रिग्रेसिव सोच थी, पिछड़ेपन वाली सोच थी। आज समाज हमारा इतना आगे बढ़ चुका है, माताएं बहनें इतनी सशक्तिकृत हो गई हैं, सब जगह उनकी लीडरशिप आ रही है। तो इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के 1908 के एक्ट में इसमें भी हमने अमेंडमेंट किया और दत्तक पुत्र के जगह दत्तक संतान लिखा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन लिखा। जहाँ पे पुत्र और सन लिखा था उसके जगह हमने पुत्र पुत्री दोनों को कॉमन बनाया, ताकि कोई व्यक्ति बेटी को गोद ले तो भी उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करना है उसका प्रोविजन एक्ट में बने। हालांकि ये बात लोगों तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाई, मैं देखा। अब थोड़े टेक्निकल विषय रहते हैं, जो चीजों का मैं जिक्र किया, सामाजिक तौर पर बड़ा विषय, जानना बड़ा चाहिए। विषय है, माताओं बहनों के लिए बहुत ही युगांतकारी निर्णय। हाँ, कि वो भी 1908 से चला आ रहा है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारी चीजें। हालांकि सवाल तो आपके लिए बहुत सारे हैं और जितना बातचीत होते जाती है उतना जहन में आते जाते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि केवल बस्तर ही नहीं, आदिवासी इलाके के वो इलाके जो सरगुजा के इलाके, सारे इलाके के, क्योंकि मैं आदिवासियों के लिए ज़्यादा काम करता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनकी बेहतरी के लिए आप काम करें। आपने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। मुझे मालूम है कि अभी आप कमेंट में लगातार अपने और सवाल डालते जाएंगे कि ये भी पूछना था, वो भी पूछना था, लेकिन आप विश्वास करें कि बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और वो भी उस व्यस्ततम समय में, रात के लगभग 11 बज चुके हैं। तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं इस वादे के साथ कि हम कुछ दिन के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, फिर अपने सवालों का पिटारा लेके आपके सामने हाजिर होंगे कि मंत्री जी आखिर आपने किया क्या आज तक। जरूर दंतेश्वरी माई की कृपा से जरूर, दंतेश्वरी माई की कृपा आप पे और सरकार पे बनी रहे और
पूरे राज्यवासियों पर बनी रहे, क्योंकि वित्त बराबर रहेगा तो सबका जेब सुखी रहेगा, सब फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली स्थिति होगी। बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप पहुंचाइएगा, क्योंकि सरकार के वित्त में क्या चल रहा है इस पर लेकर हमने कुछ छोटी मोटी बातचीत की है। धन्यवाद।